नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग खोलने पर प्रशासन के लिए अब चुनौती भी बना हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले एक हफ्ते में सुचारू हो जाएगा। रास्ता खोलने को लेकर विभाग ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई जगहों पर बोल्डर आने से यात्रा मार्ग बाधित हो गए थे। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया है कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें सुचारू करने का प्रयास तेजी के साथ किया जा रहा है। लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज उसको क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो एनएच वाला पोर्शन था उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। और जो 150 मीटर का जो हमारा वॉशआउट था उस पर भी मशीन पहुंच गई थी, लेकिन ये पत्थर आ रहे थे, लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे, तो उस चक्कर में उस पर मशीन काम नहीं कर पा रही है। हमने उसके ऑल्टरनेटिव के लिए एक मोटराइज्ड ट्रॉली भी लगाने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि उसका भी तैयारी कर ली जाए। इससे 1 हफ्ते के अंदर हम उसको भी चालू कर लें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पैदल जाने के लिए उसको चालू कर ले जाएं। और जो केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो भी जो हमारे तीर्थयात्री, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र आइस स्केटिंग इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले एक निजी कंपनी के पास इसका संचालन करने का जिम्मा था। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने भी हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ ना कोई प्रतियोगिता हुई और ना ही यहाँ कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको, राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद, चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव। हरिद्वार में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब, दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग भी की है। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है और महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है। तरीके से लगातार जो है धामी सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है। और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज़्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने, एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है। और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके तो वो सिक्योरिटी तो वापस ले सके। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नज़ारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इन पार्कों में पर्वतीय निर्माण शैली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया है कि वाटर पार्क से एक तरफ जहां गिरते भूजल की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है,
माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियांवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पीट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है। टनकपुर में 9 सवारियों से भरा एक मैक्स वाहन किरोड़ा नाले के तेज बहाव में बह गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने 7 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया है, जिसमें से एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 अभी भी लापता है। वहीं टीम ने घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि 2 की खोजबीन भी जारी है। केंद्र सरकार ने ऐसे इलाकों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले हैं जहां आज तक सड़कें नहीं पहुंची, जिससे उत्तराखंड का जसपुर इलाका भी शामिल है। लेकिन अब वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को बंद कर दिया गया है, लिहाजा 60 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जसपुर में गुर्जर बस्ती भोगपुर में पिछले 14 सालों से बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, लेकिन 2024 मार्च के महीने में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से छोटे छोटे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। मामला जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर बस्ती न्याय पंचायत करणपुर का है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 2009 में बच्चों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, लेकिन बिना किसी आदेश के अब केंद्र को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। समाधान के लिए गुर्जर बस्ती के लोगों और बच्चों के साथ क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने जसपुर पहुंचकर उप जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी जसपुर भी मौजूद रहे। वहीं छात्र छात्राओं ने उप जिलाधिकारी जसपुर को जिलाधिकारी उधमसिंह नगर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें केंद्र को फिर से जल्द खोलने की मांग की गई है। हमारे यहाँ भी क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं है और वो जंगल के अंदर वो वन गुर्जर बस्ती रहती है, उसमें सेंटर चल रहा था, लेकिन 31 मार्च को ये बंद कर दिया गया। ना कोई इसका लिखित नोटिस है, ना कोई सूचना है, केवल जो वहाँ टीचर हैं उनको वेतन देना बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं, लेकिन मेरी अभी जो निदेशक बीडी तिवारी से बात हुई है, वो कहते हैं कि मैं शुरू कराता हूँ, और सुबह सीओ से भी बात हुई। मैंने भी कोई लेटर का सरकार का है कि बंद करने का, तो हमें अवगत कराइए, फिर हम बात करेंगे। तो लेटर कोई नहीं बता रहे कि साहब ऐसा कोई आदेश उन्होंने अभी तक तो दिया नहीं। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने बताया कि वैकल्पिक शिक्षा केंद्र शहर से काफी दूर बस्ती में खोली गई थी, क्योंकि यहाँ भी रास्ते नहीं है और जंगल के अंदर वन गुर्जर बस्ती लगती है, उसमें ये केंद्र चल रहा था। लेकिन 31 मार्च 2024 को ये केंद्र बंद कर दिया गया, जिसका ना कोई लिखित नोटिस है, ना कोई सूचना। लेकिन वहाँ जो अध्यापक हैं उनको वेतन देना बंद नहीं किया गया है। वहाँ 65 छात्र छात्रा हैं, जिसके लिए अभी निदेशक महोदय से भी बात की गई है। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि केंद्र को शुरू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वह स्कूल वैन नहीं पहुंच पाती। उत्तराखंड में कई जगह हैं और जनपद उधमसिंह नगर में भी 4 से 5 केंद्र चल रहे हैं, लेकिन अब केंद्र क्यों बंद किया गया है ये समझ से परे है। उम्मीद है कि चल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। वहाँ वाहन जा नहीं सकता, मेन कारण है बच्चों का, क्योंकि जब वाहन नहीं जाएगा तो उनका आवागमन स्कूल तक कैसे होगा, इसीलिए वो सेंटर चल रहा था। और ऐसे सेंटर हमारे जो उत्तराखंड में कई जगह हैं, हमारे उधमसिंह नगर में भी 4-5 सेंटर हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इसी सेंटर को क्यों बंद किया गया ये कारण समझ में नहीं आया। अब प्रयास ही मैं तो बच्चों के साथ हूँ कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब वो आज हमारी उनसे बात हुई है तिवारी जी से, उनका भी हमें आश्वासन दिया अभी कि मैं भी कहता हूँ और फिर मैं सीओ से ही बात करूँगा। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि शिक्षा केंद्र गुर्जरों के बच्चों के लिए चलता था, जो अचानक बंद कर दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आता था उसे बंद कर दिया गया, जिससे बच्चे सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए जो स्कूल अलॉट किए गए हैं वो स्कूल काफी दूर हैं और स्कूल तक जाने का रास्ता भी पथरीला है। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया और प्रयास किया गया कि केंद्र फिर से खोला जा सके। गुर्जर जो वो हैं लोग हैं, उनके बच्चों के लिए चलता था, स्पेशली उनके लिए एक सेंटर संचालित था वित्तीय वर्ष तक, वो अचानक बंद कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी
तो बताया जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो उसमें जो फंड आते थे वो बंद हो गए हैं, और उसके लिए जो उन्होंने जो व्यवस्था की थी उससे ये बच्चे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो सेंटर्स उनके लिए अलॉट किए गए, स्कूल जो उनके लिए अलॉट किए गए वो बहुत दूर हैं और वहाँ तक का जाने का रास्ता थोड़ा पथरीला है। तो इसके लिए जो है संबंधित विभाग को आगे इस पत्र भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये सेंटर पर शिफ्ट हो जाए। शिक्षा केंद्र के बंद होने से एक बात तो साफ हो गई है कि आज भी उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया और इन्हीं इलाकों में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, लेकिन बंद क्यों किया गया ये अब तक साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ धाम में आज भगवान नर नारायण के 2 दिवसीय जन्मोत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान बद्री विशाल के आज प्रातकालीन बाल भोग के बाद सबसे पहले भगवान नर नारायण की चल विग्रह डोली द्वार से होकर माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां अभिषेक पूजन के बाद देवडोली वापस बद्रीनाथ पहुंच गई है। बता दें कि शनिवार को भगवान नर नारायण की विग्रह मूर्तियां बद्री विशाल की जन्मस्थली लीला ढूंगी पहुंचेंगी, जहां अभिषेक पूजा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बाद नर नारायण की डोलियां बद्रीपुर का भ्रमण करेंगी। भ्रमण करने के बाद देवडोलियां वापस बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में विराजमान हो जाएगी और इसी के साथ ही नर नारायण जयंती का समापन हो जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ों में समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान कब तक संभव है, ये कहना मुश्किल होगा। प्रदेश में मौजूदा वक्त में डबल इंजन की बीजेपी सरकार है और सरकार के मुखिया एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। पहले उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि हर एक ब्लॉक से 5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाए। अब उन्होंने सचिवों के साथ बैठक कर आदेश दे दिया है कि योजनाओं का रोस्टर प्लान बनाएं और योजनाओं की समीक्षा के लिए सभी प्रभारी सचिव जिलों में जाएं। उधर विपक्ष कह रहा है कि आदेश तो पहले भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर एक के बाद एक आदेश दे रहे हैं ताकि प्रदेश का तेजी से विकास हो। पहले सीएम धामी ने राज्य के हर एक ब्लॉक के 5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने को लेकर आदेश दिए, तो इस बार पहली बार सचिव समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान तैयार किया जाए, जिसमें उन योजनाओं को शामिल किया जाए जो व्यापक जनहित से जुड़ी हो। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और राज्य सरकार की ओर से संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव सरकार और जनता के बीच एक पुल की तरह कार्य करते हैं। शासन और प्रशासन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को बेहतर किए बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा ऐसे में योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उसे सही ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजनाओं और निर्णय का असर प्रदेश की जनता के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में योजनाओं और निर्णयों में राष्ट्र हित और जनहित पहली प्राथमिकता हो। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लिए प्रतिबद्ध हैं और विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए हमारी जो कार्यप्रणाली है वो कैसे बेहतर हो, अच्छी हो और लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार डिपार्टमेंटल समीक्षाएं कर रहे हैं और योजनाओं से संबंधित जितनी भी हमारे जो सचिव हैं और जितने भी हमारी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सभी को एक रोस्टर प्लान बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि सभी योजनाओं को अच्छे तरीके से स्टडी करके उनके जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको करें और जनता तक उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इतना ही नहीं, बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिए हैं कि विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आयोग को अधियाचन भेजा जाए ताकि अगले 2 सालों में खाली पदों को भर लिया जाए। सीएम ने कहा कि कार्य और योजनाओं के निर्माण में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए जनहित से जुड़े कार्यों में सही रास्ता निकालने की भावना होनी चाहिए। नीति आयोग की ओर से जारी सतत विकास लक्ष्यों में जिन इंडिकेटरों में सुधार की जरूरत है उन पर ध्यान दिया जाए। सीएम धामी ने जिलों के प्रभारी सचिवों को समय समय पर जिलों में जाकर योजनाओं की लगातार समीक्षा करने के भी आदेश दिए।
विभागों के अंदर जितने भी रिक्त स्थान हैं, जो भर्तियां हैं, उनको भी तत्काल जो है वो पूरी करें और भर्तियां कराने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं, ताकि एक समय पर हम लोग, क्योंकि मैन पावर होगा तभी जाके हम किसी डिपार्टमेंट में जो है स्टेक होल्डर्स के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबको निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो नल और नदियां सूख गए हैं उनको फिर से जीवित करने के लिए बैठक में निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जलागम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाँव को जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उनका विकास करे। साथ ही प्रदेश की जो नदियाँ सूख गई है उनको भी पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनको प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। साथ ही कहा कि इस बैठक में ग्रीन हाउस गैस को कम करने और लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाड़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गाँवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर उन गाँवों के विकास के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देगा। टारगेट बेस्ड समयबद्ध कुछ कार्यक्रम बनेंगे जिसमें 2 नदियां जो सूख चुकी हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करने पर काम होगा। ऐसे बहुत सारे स्रोत जो सूख गए हैं उन सभी को पुनर्जीवन के लिए भी काम होगा। और वाटर सेट और तमाम प्रकार की जो योजनाएं आज राज्य के अंदर चल रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो हैं, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गांव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं की अलग से वृहद स्तर पर समीक्षा की जाए। तमाम परियोजनाओं को दैवीय आपदा या अन्य किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनका सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। पुराने पुल, STP, जल विद्युत परियोजनाएं, सुरंग और अन्य जरूरी अवस्थापना से संबंधित कामों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान न हो। दरअसल कुछ दिन पहले ही जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा। लिहाजा अब धामी सरकार तेजी से विकास कार्यों पर जोर दे रही। इधर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि कई बार सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीएम के आदेशों के बावजूद अधिकारी कैसे काम करते हैं कि जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पाता। प्रदेश की सरकार रोस्टर बनाने के लिए तो कह रही है अधिकारियों से, लेकिन कभी किसी रोस्टर पर काम हुआ हो तो बताएं ना। धामी जी भी इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, वो भी कई बार अधिकारियों की मीटिंग ले चुके हैं, हर बार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं, लेकिन मजेदार बात है कि अधिकारी उनके निर्देशों का पालन ही नहीं करते। पिछले साल मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कहा था कि गांव का दौरा करेंगे, गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। कितने अधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करने के लिए गए? ये निर्देश देने का फायदा तब है जब अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों को गंभीरता से ले, उसका पालन करे, उसका रिजल्ट जनता को मिले। लेकिन मजेदार बात है कि मुख्यमंत्री की बैठकों के बाद भी, निर्देशों के बाद भी ब्यूरोक्रेसी के कान पे जूं नहीं देखती और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलता ही नहीं है। तो फिर ऐसी बैठकों का, ऐसे निर्देशों का क्या लाभ? सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और आदेश देते हैं। इधर पिछले दिनों केदारनाथ घाटी में हुई आपदा को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि पहले भी उनकी सरकार रही। क्या बीजेपी आपदा आने का इंतजार कर रही थी जो अब भाजपा कमेटी गठन करने की बात कर रही है? जोशी का कहना है कि सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सरकार विफल रही है और सरकार आपदा के प्रति न गंभीर थी, न गंभीर है और न ही गंभीर रहेगी। सरकार पूरी तरीके से मौज मस्ती में। जिनकी पार्टी है, जिनकी सरकार है, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कमेटियां गठित की?
क्यों नहीं वो तत्पर थे? सोए हुए हैं, सोए हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है राज्य के हालात से। आज 10 दिन होते हैं केदारनाथ घाटी में आपदा हुई और सरकार एक स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे पाई कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है, कितनी मवेशियों की हानि हुई है, कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने रास्ते टूटे हैं, क्या व्यवस्था है, ये कहने में सरकार अभी भी समर्थ नहीं है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कितने लोग बाहर के थे, कितने लोग स्थानीय थे, कहीं कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं। सरकार मौज मस्ती में है और तभी आपदा के प्रति न गंभीर थी, न है, न गंभीर रहेगी। विपक्ष की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से सच है। सरकार योजनाएं तो बनाती है जनता के लिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि योजनाएं धरातल पर सही तरीके से तभी उतरती है जब अधिकारी मेहनत करते हैं। और मौजूदा वक्त में राज्य के सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रदेश गठन से लेकर अब तक सरकार की योजनाएं पहाड़ क्यों नहीं चढ़ी? प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार। फिर भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं कि आज भी पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।